तो चलिए अब समझ लेते हैं उन टूल्स, उन हथकंडों के बारे में जिससे मार्केट में पैसे के प्रभाव को मतलब जिसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं, उसको कंट्रोल करता है आरबीआई। तो इसमें सबसे पहला जो है वो आ जाता है आपका ओपन मार्केट। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो होते हैं, इसमें गवर्नमेंट के जो बॉन्ड वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट के सिक्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह सब चीज़ें जो होती है, इसकी खरीद फरोख्त मतलब कि खरीदी और बिक्री जो है, अब वो चाहे बैंक से पब्लिक में हो या पब्लिक से बैंक में हो, दैट डजेंट मैटर्स। लेकिन अगर ये सारी सिक्योरिटीज, ये सारे बॉन्ड वगैरह, इसकी खरीदी बिक्री हो रही है भारत की टेरिटरी में या टेरिटरी के बाहर रहने वाले लोग भी अगर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। अब ये बॉन्ड्स होते क्या हैं? देखिए, जो बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग होते हैं वो पैसे तो नहीं रखते होंगे भर भर के। अब जैसे किसी के पास 1,000 करोड़ है, 1,000 करोड़ रखने के लिए उसको तो 2-3 कमरे रखने पड़ेंगे। समझिए बात को, अगर नोट्स में रखना है, पैसे में रखना है, और अगर ऑनलाइन भी अगर रख रहा है, अगर डिजिटल भी रख रहा है, तो भी थोड़ी अजीब बात है, इतना अमाउंट दिखा नहीं सकता, टैक्स देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो लोग क्या करते हैं, बॉन्ड खरीद लेते हैं। ये बॉन्ड्स जो होते हैं कई कई करोड़ों के रहते हैं। हम तो मध्यम वर्ग वाले कभी देखे भी नहीं होंगे, लेकिन अगर आप पुरानी पिक्चरें कोई देखी है, अगर आपने बॉलीवुड की कोई पिक्चरें देखी हैं, तो उसमें जो अच्छे खासे विलेन लोग रहते हैं ना, उन लोग का अगर ड्रॉअर खुलता है तो देखिए ध्यान से, उसमें बॉन्ड टाइप के बने रहते हैं। कुछ नहीं है, A4 साइज का ही पेपर रहता है और भारत सरकार का सील लगा रहता है, आरबीआई का सील लगा रहता है, और उसमें ये लिखा रहता है कि इस बंदे की संपत्ति 500 करोड़ की ये है आपके पास बॉन्ड के रूप में। कुछ नहीं है, कागज ही है। जैसे हमारे पास बटुए में, वॉलेट में जो पैसे रहते हैं वो भी कागज ही तो है। ये बॉन्ड भी वैसे ही कागज है। जेब में 2,000 रुपये रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। 5-4 ठोक आपको 500 की नोट नहीं रखने पड़ते हैं, 2,000 का एक नोट काफ़ी है। वैसे ही एक बॉन्ड भी इसी तरह से होता है। आपको गड्डी गड्डी पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है, एक बॉन्ड ही काफ़ी है। 100 करोड़ का बॉन्ड होगा मान लीजिए, तो आपको 100 करोड़ रुपये अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है, बॉन्ड ही आप लेन देन कर लिए बॉन्ड का। तो यही लेन देन को ही हम ओपन मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट आता है CRR, मतलब कैश रिजर्व रेशियो। तो ये जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, ये कुछ परसेंट होता है बैंक में जो डिपॉजिट होता है। जैसे कि हम जो भी पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, उस पैसे का कुछ परसेंट बैंक आरबीआई में जमा कर देता है। इसी को कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैं 1,000 रुपये लेके गया बैंक, बैंक में मैंने 1,000 रुपये जमा कर दिए, मेरे 1,000 रुपये जमा है, ये समझिएगा बात को। लेकिन अगर मान लीजिए कि कैश रिजर्व रेशियो CRR 4% है, ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी से ही डिसाइड होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बाई मंथली जो डिसीजंस लेती है उसी से डिसाइड होता है। तो अगर ये 4% है, तो इसका मतलब है कि 1,000 का 4% कितना हुआ, 40 रुपये। तो ये 40 रुपये अस कैश रिजर्व रेशियो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ये बैंक डिपॉजिट करेगा। तो बैंक के पास में 960 रुपये डिपॉजिट रहेंगे मेरे। लेकिन मेरा 1,000 रुपये से 40 रुपये गया, ये मत समझिएगा, ये बैंक से 40 रुपये गया। बैंक में 1,000 रुपये ही डिपॉजिट हुए हैं, लेकिन उस 1,000 रुपये का 40 रुपये आरबीआई में जा चुके हैं, क्योंकि ये एक तरह से मैंडेटरी होता है, हर बैंक को आरबीआई में इतना पैसा कैश रिजर्व रेशियो रखना ही होता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है SLR। SLR को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। और ये सारे टर्म्स मैं इंग्लिश में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये टर्म्स को इंग्लिश में ही समझा जाता है, इंग्लिश में ही बोला जाता है। इसको हिंदी में आप कन्वर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो ये जो होता है एक तरह से लिक्विड एसेट्स होते हैं। लिक्विड एसेट्स मतलब कि आपकी तरल संपत्ति के रूप में बैंक जमा करता है आरबीआई में। जितने भी बैंक होते हैं, चाहे डोमेस्टिक बैंक हो, चाहे आपके नेशनलाइज्ड बैंक हो, ये सारे बैंक आपके आरबीआई में कुछ पैसा जमा करते हैं। जैसे कि CRR में, कैश रिजर्व रेशियो में, डायरेक्ट अमाउंट ही जमा हो रहा था। 1,000 रुपये डिपॉजिट किए थे तो 40 रुपये, मतलब अगर 4% अगर CRR है तो 40 रुपये आपका आरबीआई में जमा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे भी पैसे ही जमा हो रहे हैं, लेकिन तरल रूप में। तरल रूप में मतलब कि
बॉन्ड्स जो हमने पढ़े थे, बॉन्ड हो गए, सिक्योरिटी हो गए, सोना हो गया, सोने के रूप में आप खाली सोना भी नहीं बोलेंगे, आप अलग अलग जवाहरात हैं एक्चुअली में आरबीआई के पास में, आरबीआई की ट्रेजरी में। कभी किसी किसी की जॉब लगे आरबीआई में, ट्रेजरी को देखने का मौका मिले, तो उससे ज़्यादा भाग्यवान तो कोई नहीं। गजब का होता होगा मेरे ख्याल से, मैं तो कभी देखा नहीं, किसी से जिक्र भी नहीं सुना है, लेकिन ट्रेजरी है जिसमें बोलते हैं जैसे कि अंकल स्क्रूज का एक जो खजाने का जो ग्रह टाइप का है, खजाने का जो एरिया है जिसमें अंकल स्क्रूज डुबकी लगा, डकटेल्स वाले डुबकी लगा के बाहर आते हैं, उस तरह का कुछ है लगता है मेरे को आरबीआई के पास में। वैसे हर सेंट्रल बैंक, चाहे आपके किसी भी कंट्री के क्यों ना, हर सेंट्रल बैंक के पास में एक ट्रेजरी होता ही है। तो उस ट्रेजरी में लिक्विड एसेट के रूप में जमा जो रहती है संपत्ति, तरल संपत्ति बैंक जो जमा करता है, उसको हम बोलते हैं एसएलआर। इसको ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए एसएलआर जो है वो 20% है, मैं गया बैंक, मैंने 1,000 रुपये डिपॉजिट किए, तो इस 1,000 रुपये का 20% मतलब 200 रुपये आरबीआई में, या सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का भी हम ले सकते हैं, अगर इंडिया का ले रहे हैं तो आरबीआई है, आरबीआई में इसका 20%, 1,000 रुपये जो मैंने जमा किया उसका 20%, मतलब क्या हुआ, 200 रुपये। 200 रुपये तरल संपत्ति में, लिक्विड एसेट में, चाहे बॉन्ड में हो, चाहे सोना चांदी हीरा जवाहरात किस में भी हो, उसके इक्विवेलेंट जमा हो जाता है आरबीआई में, और बैंक के पास में 800 रह जाता है। मेरा 1,000 में से 200 ने गया है, ये मत समझिएगा, मेरा 1,000 बैंक में 1,000 का 1,000 है, लेकिन उसमें से 200 रुपये बैंक अपने साइड से आरबीआई में डालता है। तो ये है आपका एसएलआर। फिर नेक्स्ट आपका आता है बैंक रेट, इसको डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, जो कि आरबीआई फिक्स करता है एक तरह से फंड प्रोवाइड करने के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए। तो एक फिक्स रेट रहता है ये बैंक रेट। जैसे मान लीजिए कि 10% आरबीआई ने फिक्स किया, ठीक है, तो ये 10% बैंक रेट अगर फिक्स है, तो इससे कम में लोन कोई बैंक नहीं दे सकता। तो कोई बैंक होगा 10.5% में देगा, कोई 11 में देगा, कोई 11.5 में, कोई 10.75% में देगा। तो इस तरह से वेरी करके कस्टमर्स को लोन दिया जाता है, क्योंकि ये बैंक रेट जो फिक्स कर दिया आरबीआई, उसके नीचे कोई भी बैंक रेट मतलब बैंक लोन नहीं दे सकता। लोन देने का देखिए, लोन का ये क्या परसेंटेज क्या है, जैसे कि आप किसी बैंक से आप लोन लेते हैं तो एक तरह से उधार ले रहे हैं। अब उधार लेंगे तो सूद समेत वापस करना, जो बोलते हैं ना, सूद, सूद मतलब कि इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट रहता है पर मंथ बेसिस पे। अगर किसी बैंक से आपने 10% पे लोन लिया है, तो अगर मान ली 1,000 रुपये लोन लिया है, तो आपको 10% का ब्याज देते हुए उस लोन को चुकाना रहेगा मंथली बेसिस पे, ईएमआई आपका बैठ जाएगा उस हिसाब से। जब आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना पड़ रहता है, टाइट करने की ज़रूरत पड़ती है मार्केट की स्थिति को देख के, तो इस बैंक रेट को बढ़ा देते हैं। और जब आरबीआई को अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा लूज़ करना है, ज़्यादा लोन देना चाहता है आरबीआई की बैंक के थ्रू, लोगों को ज़्यादा लोन आए और लिक्विडिटी बढ़े, लोग ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा पैसा आएगा तो मार्केट में पैसे का प्रवाह बढ़ेगा, तो वो सब करने के लिए बैंक रेट को कम कर दिया जाता है। अच्छा, मैं सीआरआर का एक चीज़ नहीं बताया था आपको, जैसे कि जब भी सीआरआर जो कैश रिजर्व रेशियो है वो इंक्रीज होता है, तो लिक्विडिटी घट जाता है मार्केट का। और जब सीआरआर घटाते हैं, परसेंटेज में रहता है ना, क्योंकि ये सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जब घटाते हैं तो मार्केट में पैसे का प्रवाह बढ़ जाता है। तो ये सीआरआर 3% से नीचे कभी नहीं होना चाहिए, और 15% के ऊपर नहीं होना चाहिए। और ये जो है 3 से 15 के बीच में कितना होना है वो आरबीआई डिसाइड करता है। ये सीआरआर की कहानी हो गई। तो अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट अपना क्रेडिट सीलिंग में। तो ये बेसिकली कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के लिए होता है, लोन पे रोक लगाने के लिए। जो ऋण देता है बैंक, उस पर थोड़ा सा रोक, कंट्रोल, लीज लगाने के लिए क्रेडिट सीलिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम। ये 1969 में 1969 में पीसी भट्टाचार्य जी ने इस्टेब्लिश किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ये एक तरह से बैंकों को एडवांस में लोन देने के लिए प्रोत्साहित, मोटिवेट करता है ये जो स्कीम है। अब कुछ ही सेक्टर्स के लिए किया जाता है ये, ऐसा है।
जैसे कि आपका कृषि सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, उसके लिए खासकर ये स्कीम लाई गई थी। ये भी एक तरह से टूल ही है, लेकिन यूज़ कम होता है। और अब आते हैं अपन सबसे इम्पोर्टेंट, रेपो रेट। ये वो रेट है जिससे जो सेंट्रल बैंक है कंट्री का, हमारा आरबीआई जो है, वो पैसे कमर्शियल बैंक्स को देता है उधार में, इन केस ऑफ कोई शॉर्टफॉल है अगर फंड्स में, या फिर जो बैंक्स होते हैं जिस रेट में पैसा उधार में लेते हैं रिजर्व बैंक से, इसे कहा जाता है रेपो रेट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है आरबीआई का, इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को, महंगाई को रोकने के लिए। अब इसको मैं एकदम सिंपल तरीके में आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि बैंक लोन ले रहा है 100 रुपये का, 100 रुपये का लोन कोई एक बैंक है आरबीआई से ले रहा है, और रेपो रेट है उस टाइम पीरियड की, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मुद्रा नीति समिति के द्वारा निर्धारित है, 9%। तो बैंक अगर 100 रुपये लोन ले रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, सेंट्रल बैंक से, तो बैंक को 109 रुपये वापस करने पड़ेंगे, सूद समेत 109 रुपये। तो ये मतलब रहता है रेपो रेट का। और रिवर्स रेपो रेट इसका जस्ट अपोजिट रहता है, जो अगला हम समझेंगे। तो जो रिवर्स रेपो रेट है, ये वो अमाउंट है जो आरबीआई उधार लेता है बैंक लोग से, अगर इन्फ्लेशन को, अगर लिक्विडिटी को मार्केट में मैनेज करना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आरबीआई के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं आरबीआई को पैसा लेना किसी बैंक से, क्योंकि आरबीआई तो बैंकों का बैंक है। आरबीआई पैसे छापता है, तो उसको पैसा लेने की क्या ज़रूरत है। पैसा लेना तब पड़ता है जब आपको मार्केट में मनी के प्रवाह को, धन के प्रवाह को, लिक्विडिटी को मैनेज करना रहता है। तो इसीलिए बैंक से, नॉर्मल बैंक से, कमर्शियल बैंक से, डोमेस्टिक बैंक से अगर आरबीआई पैसे ले रहा है तो किस रेट पे ले रहा है, उसको हम रेपो रेट कहते हैं। तो अब ये दोनों जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, इसको और गहराई से समझते हैं। देखें, सबसे पहले देखिए रेपो रेट है। अगर रेपो रेट बढ़ेगा, कम लोन देगा बैंक, कम प्रॉफिट होगा। अगर रेपो रेट घटेगा तो ज़्यादा लोन देगा बैंक, बैंक को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, महंगाई बढ़ रही है, तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। मतलब रेपो रेट क्या है? वो रेट जिससे बैंक उधार लेता है आरबीआई से, ये वो इंटरेस्ट रेट है, और फिर सूद समेत वापस करता है। और अगर मार्केट में डिफ्लेशन है, अपस्फीति है, मंदी है, तो रेपो रेट को गिरा दिया जाता है ताकि लोग ज़्यादा लोन ले सकें। लोग ज़्यादा लोन लेंगे, बैंकों को भी प्रॉफिट होगा ज़्यादा, साथ ही साथ लोगों के पास पैसे आएंगे, लोगों के पास पैसे आएंगे तो मार्केट में पैसा जाएगा, मार्केट में पैसा जाएगा तो ये मंदी खत्म होगी, डिफ्लेशन खत्म होगा। तो ये खेल है रेपो रेट का। और रिवर्स रेपो रेट क्या है कि जब इसको तब बढ़ाया जाता है जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना रहता है, इसको तब कम किया जाता है जब मंदी को कंट्रोल करने का उद्देश्य रहता है। तो ये सारे इंडिकेटर्स थे, ये सारे टूल्स थे, हथकंडे थे आरबीआई के, मॉनेटरी पॉलिसी के, या फिर मुद्रा नीति समिति का। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इस लेक्चर को 1 से 2 बार देखिए तो आपको ये पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला फिर।